हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 7 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम पंजाब। सो व्हाट हैपेंड फाइनली, पंजाब में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। तो पंजाब कांग्रेस कमेटी ने और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो हेड हैं राहुल गांधी, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस होंगे दैट विल बी द एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब, दैट इज चरणजीत सिंह चानी। ओके, एंड बहुत स्पेकुलेशन था कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू होने वाले हैं कि चरणजीत सिंह चानी होने वाले हैं, और बाकी कुछ लोग एक और नाम जोड़ रहे थे दैट इज सुनील जाखड़, जो कि फॉर्मर कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं और अभी एग्जिस्टिंग अभी 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 प्रेजेंट में बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू इज ही कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट, पंजाब कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट। लेकिन चरणजीत सिंह चानी को सीएम फेस बना दिया गया इन दी पंजाब कांग्रेस लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस में, जो कि होने वाले हैं इन द ईयर 2020 में। ओके, सेकेंड न्यूज एंड सेड न्यूज फ्रॉम आर इंडिया के आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव, आर्ट एंड कल्चर के फील्ड से, दैट इज के जो हमारी फेमस सिंगर है थी, मतलब लता मंगेशकर, उनकी कल डेथ हो गई। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हमें याद करनी है, दैट इज कि उनका जो करियर था, अच्छा ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ी, ठीक है, तो हमें कुछ कुछ चीजें की इनकी याद करनी पड़ेंगी। अब लोग बोलते हैं कि उनको बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सो उनको अफेक्शनली, मतलब अफेक्शन मतलब प्यार से बोलते थे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल का मतलब कोयल होता है, तो कोयल मतलब कोयल बोला, कोयल इज अ बर्ड जिसकी जो साउंड होती है बहुत सूदिंग होती है, जिसके चलते उनको अफेक्शनेटली बोला जाता है। बट इन रियलिटी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को बोला जाता है। ये कंफ्यूज मत करना, कभी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, कंफ्यूज पूछ लिया जाता है कभी डायरेक्टली क्वेश्चन कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो लता मंगेशकर टिक मत कर देना, तो इट्स सरोजनी नायडू। बट हाँ, लोग प्यार से उनको बुलाते हैं, बट ये टाइटल उनको मिल रखा है सरोजनी नायडू को। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पढ़ना है कि उनका जो करियर है, वो करियर स्टार्ट हुआ था, सिंगिंग करियर, फ्रॉम दी मराठी फिल्म विच इज कॉल्ड कीर्ति हसल इन द ईयर 1942। ये जरूर नोट डाउन करना। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि लता मंगेशकर का जो वो था करियर था, वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, किस मूवी से स्टार्ट हुआ था। सो कीर्ति हसल इन द ईयर 1942, मराठी मूवी, एंड उनको भारत रत्न भी मिल चुका है, जो कि इंडिया का नेशनल हाईएस्ट नेशनल ऑनर है या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन द ईयर 2001 में, ठीक है। और उनको ऑलरेडी एक इंटरनेशनल फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया जा चुका है, लीगन दी ऑनर, इन द ईयर 2009। ये चीजें नोट डाउन करते जाना। मूविंग फर्दर, सो अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, पंजाब में, आपका उत्तराखंड में, यूपी में, त्रिपुरा में, एंड देयर इज वन अदर स्टेट गोवा, वहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं। बट ड्यू टू द थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 एंड द फियर ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट एंड द राइजिंग केसेस ऑफ कोविड-19, उसके चलते इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया था कि वो लोग अभी पब्लिक रैलीज पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। बट हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन ने कल ही डिसाइड किया है कि देखो अभी 5 स्टेट्स में असेंबलीज के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो हम लोग पब्लिक मीटिंग अलाउ कर देंगे विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। पहले जो रूल्स थे कि अब पहले पहले क्या था कि पहले सिर्फ 500 लोग इकट्ठे हो सकते थे, उसके बाद उसको एक्सीड करके 1000 कर दिया। बट नाउ व्हाट दे हैव स्टेटेड दैट कि आप पब्लिक रैली करो, बट जो आपका वेन्यू होगा दैट शुड बी इंडोर वेन्यू, ठीक है, पूरा ओपन वेन्यू नहीं होना चाहिए, इंडोर वेन्यू होना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट इज जो इंडोर वेन्यू कैपेसिटी है उसका 50% ही आप फिलअप करोगे उसके साथ साथ, और जो 30% ऑफ दी जो वेन्यू होगा वो ओपन ग्राउंड होना चाहिए। बस अगर आप ये चीजें रूल्स फुलफिल करते हो तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक रैली कर सकती है। मूविंग फर्दर, तो सेंटर टू ट्विक नो बिल्ड जोन अराउंड मॉन्यूमेंट्स। देखो इंडिया में एक एक्ट है जो कि हमारे मॉन्यूमेंट्स हो गए और हमारे आर्कोलॉजिकल साइट्स हो गई, उनको रेगुलेट करता है, दैट इज एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958। देखो बहुत बड़ा है बट बहुत इजी है इसका नाम, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, बस, ठीक है, 1958 में आया था। एंड दिस एक्ट इनेबल्स द सेफ्टी ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड
to safeguard the monument from other people encroachment और उनके degradation को उन monuments को कुछ नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए ये एक्ट रेगुलेट होता है. बट हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. जैसे कि हम बात करें तो अयोध्या वाला जो बाबरी मस्जिद था, वो आपका वो मॉन्यूमेंट इस एक्ट के एक्सेप्शन में आता है. मतलब ये एक्ट बाबरी मस्जिद के ऊपर नहीं लगेगा. ठीक है, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन थे उसके. बट हुआ क्या, अब अमेंडमेंट क्या लाया जा रहा है? व्हाट कल्चरल मिनिस्ट्री हैड स्टेटेड दैट वी वांट टू ब्रिंग अमेंडमेंट इन दिस एक्ट, एंड द अमेंडमेंट व्हिच हैज टू बी बॉट अप. इट्स अबाउट के अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो बोलता है कि एक मॉन्यूमेंट्स के आप 100 मीटर के रेडियस में कोई भी पर्सन, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, वो कुछ भी बिल्डअप नहीं कर सकता 100 मीटर के रेडियस में. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ताजमहल है, तो ताजमहल को एक सेंटर लिया जाएगा और एक सर्किल खींचा जाएगा 100 मीटर का रेडियस लेके सर्किल खींचा जाएगा. उस 100 मीटर में कोई भी बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा. और ये सारे मॉन्यूमेंट्स में एप्लीकेबल था, जो भी मॉन्यूमेंट्स एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड साइट्स एक्ट 1958 के एम्बिट में आते थे. बट नाउ व्हाट कल्चर मिनिस्ट्री हैज स्टेटेड दैट कि हम लोग अभी इस चीज में अमेंडमेंट लाने वाले हैं. एंड अमेंडमेंट लाने वाले हैं, इट्स अबाउट थी कि डिपेंड करेगा मॉन्यूमेंट से मॉन्यूमेंट. अब कुछ मॉन्यूमेंट ऐसे भी हैं कि जहां पर भाई 300 मीटर का भी रेडियस के अंदर आप नहीं कर सकते. कुछ मॉन्यूमेंट ऐसी भी है कि भाई आप 50 मीटर के अंदर भी कर सकते हो. तो जो एक यूनिफॉर्म लॉ था 100 मीटर वाला, उसको हम चेंज करेंगे. एंड नाउ जो हम लोग अमेंडमेंट लाने वाले हैं, इट्स अबाउट के इट विल डिसाइडेड बाय द मॉन्यूमेंट अथॉरिटीज के एंड द एक्सपर्ट कमिटीज आल्सो कि उस साइट या मॉन्यूमेंट साइट स्पेसिफिक में कितनी लिमिटेशन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना है. ओके, मूविंग फर्दर, हम लोग सिटी न्यूज नहीं पढ़ने वाले हैं, सिटी न्यूज को हम स्किप करेंगे. सो विल मूव टू द स्टेट पेज. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. सो इट्स अबाउट द त्रिपुरा ब्रूज पीपल विल बी रीसेटल्ड बाय मार्च, सेज मिनिस्टर. ठीक है, अब हुआ क्या, पहले थोड़ा सा अपन पूरा समझ लें. देखो, ब्रू ट्राइब है, ठीक है, एंड इंडिया ने उसको इंडिजीनियस वल्नरेबल ट्राइब्स की कैटेगरी में डाल रखा है. ठीक है, मतलब एक इंडिजीनियस वल्नरेबल ट्राइब्स की एक लिस्ट है, उसमें ब्रू ट्राइब्स का भी मेंशन नाम है. अब हुआ क्या, ब्रू ट्राइब जो है वो आपकी त्रिपुरा में भी है, त्रिपुरा स्टेट में भी है और मिजोरम में भी है. बट बिफोर 1997 मेजॉरिटी ऑफ द ब्रू ट्राइब्स जो थी वो मिजोरम में थी. हुआ क्या, 1997 में एथनिक क्लैशेस हुए. एथनिक क्लैशेस का मतलब कि मिजोरम के जो अदर ट्राइबल्स थे उन्होंने ब्रू ट्राइब्स को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया, जिसके चलते उनको उस स्टेट से बाहर निकालने लगे, मिजोरम स्टेट से बाहर निकालने लगे. तो एथनिक क्लैशेस हुए, उनको मारा जाने लगा, ब्रू ट्राइब्स के जो पर्सनल्स हैं उनको मारा जाने लगा. इसी के चलते जो ब्रू ट्राइब्स हैं वो कहां शिफ्ट हो गए, उन्होंने कहां एक तरीके से रेफ्यूजी ले ली, उन्होंने त्रिपुरा स्टेट जो उसका एडजेसेंट स्टेट है, मिजोरम से लगा हुआ स्टेट है, वहां रेफ्यूजीज ले ली. अब हुआ क्या, उनका जो पूरा लाइवलीहुड था वो पूरा मिजोरम में था जहां वो रहते थे. बट ड्यू टू सम एथनिक क्लैशेस वो नहीं रह पाए और अराउंड 37,000 इन द ईयर 1997 जो ब्रू ट्राइब्समैन थे, 37,000 उनको त्रिपुरा में उनको रेफ्यूजी लेनी पड़ी. बट अब हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ, देयर आर सर्टेन इंसिडेंट आल्सो. सो व्हाट हैपेंड, जब ये बात गवर्नमेंट को पता लगी और ब्रू का खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी गाइस, तो ब्रू का भी खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया था उनकी सेफ्टी और उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए. सो 4 रिप्रेजेंटेटिव बने. आपका मिजोरम गवर्नमेंट बनी, आपका त्रिपुरा गवर्नमेंट बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, और जो ब्रू ट्राइब्स का जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप था वो, इन चारों के बीच में एक डील हुई, एक एग्रीमेंट साइन हुआ 2018 में. एंड दैट 2018 अमेंडमेंट सेज कि ब्रू ट्राइब्स को वापस से मिजोरम में सेटल किया जाएगा, मिजोरम में फिर से रीसेटल किया जाएगा, जो कि 1997 में वापस आ गए थे. बट ब्रू ट्राइबल्स के जो लोग थे वो लोग नहीं माने. सो देखो, उस अमेंडमेंट के बाद 5,000 ट्राइबल्स को शिफ्ट तो कर दिया गया, लेकिन अभी भी 30,000 ब्रू ट्राइबल्स जो हैं वो नहीं जाना चाहते. उनका यही कंसर्न है कि अगर हम चले गए तो हमें कोई सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करेगा और हमें हो सकता है कि हम एथनिक क्लैशेस फिर से हो जाए और हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़े, हमारी लाइफ डेंजर में ना आ जाए.
अब इसी चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने कुछ रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस भी लिए थे। होम मिनिस्ट्री ने एक समय पे 2018 में ही 2019 में सॉरी 2019 में उनको खाना राशन पहुंचाना बंद कर दिया था, जिसके चलते कम से कम 3-4 लोगों की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन। फिर होम मिनिस्ट्री को समझ में आया कि हमारी गलती है, ब्रू ट्राइब्स बहुत अड़ी हुई है कि हम मिजोरम नहीं जाएंगे। लेकिन फाइनली उसी एग्रीमेंट 2018 के एग्रीमेंट में एक फिर से अमेंडमेंट आया, एंड अमेंडमेंट इज अबाउट कि जो 32,000 रिमेनिंग ब्रू ट्राइब्स हैं, ट्राइबल मैन है, उनको त्रिपुरा में ही सेटल किया जाएगा। और उसके साथ साथ उनको एग्रीकल्चर लैंड दी जाएगी। एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ उनको 2500 स्क्वायर किलो फीट का एक प्लॉट दिया जाएगा जहां पर वो घर बना सकते हैं, एंड उनको राशन प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर दी अप टू 2 years, है ना। एंड राशन के साथ साथ उनको मॉनिटरी हेल्प भी प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये हुआ है, एंड व्हाट मिनिस्टर हैज स्टेटेड, जो कि अभी मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल एम्पावरमेंट एंड जस्टिस, प्रतिमा भौमिक, उन्होंने बोला है कि मार्च तक हम लोग ब्रू ट्राइब्स को त्रिपुरा में ही सेटल कर देंगे। मूविंग फर्दर, अच्छा इसमें से एक चीज याद रखना, ऐसे ये सब मत याद रखना कि भाई सतकोशिया जो है वहां पर फ्रेश अटेम्प्ट लाया जा रहा है कि उसको टाइगर हैबिटेट बनाया जाए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व है जो कि ओडिशा में है, तो ये नोट डाउन कर लेना। सो इन इंडिया देयर आर 17 स्टेट्स जहां पर टोटल इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, है ना। अब हम बोलते हैं, अच्छा ऐसे ही बोल सकते हो कि इन एंड अराउंड ऑल इंडिया अराउंड 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में एक टाइगर रिजर्व है, नहीं। ओनली 17 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर टाइगर रिजर्व्स हैं। आपकी कोई स्टेट है जैसे कि आंध्र प्रदेश है, वहां 4 हैं। असम है, वहां पर चार टाइगर रिजर्व्स हैं। आप महाराष्ट्र जाओगे, मध्य प्रदेश जाओगे, वहां 4 से भी ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। सो वैसे ही सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है वो ओडिशा में है, एंड देयर आर टोटल ऑफ 53 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया इन एंड अराउंड आपका 17 स्टेट्स। मूविंग फर्दर ऑन द नेक्स्ट स्टेट पेज, सो या ये भी मॉन्यूमेंट से ही रिलेटेड है। सो देखो, अच्छा वो हमने जो पढ़ा था ना, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, वो एक सेंट्रल लॉ है जो कि इंडिया में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको रेगुलेट करता है। बट स्टेट के भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का भी लॉ होता है। तो कर्नाटका स्टेट का भी एक लॉ है, दैट इज अबाउट कर्नाटका एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1961। नाम वही है, ईयर चेंज हो गया, 58 से 961 आ गया, और स्टेट लॉ है तो कर्नाटका जुड़ गया, इतना ही है। और यही बताया गया कि अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी म्यूजियम्स एंड हेरिटेज ने डिसीजन लिया है कि कर्नाटका में अराउंड 844 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाला जाएगा, उनको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा अंडर दिस 1961 वाला एक्ट। मूविंग फॉरदर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, द इंटरप्रिटेटिव आंसर टू अ हिजाब रो, ये अपन पढ़ने वाले हैं, हिजाब रो। द सेकंड वन, इट्स अबाउट द इंडियाज रिटर्न टू सेंट्रल एशिया, ये अपन पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। एंड द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एडिटोरियल ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर, इट्स अबाउट द न्यू फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, ये अपन पढ़ने वाले हैं। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस आज तीनों के तीनों एडिटोरियल जो बहुत इंटरेस्टिंग है। The first one, it's about the interpretative answer to a hijab रो। देखो हिजाब जानते हो, हिजाब अगर आपने देखा होगा तो इट्स अबाउट कि मुस्लिम वुमेन्स जो होती हैं वो पहनती हैं एंड टू कवर देयर हेड को कवर करती हैं अपने, और फेस को भी कवर करती हैं। बट हेड को कवर करना इट्स एन रिलीजियस प्रैक्टिस जो कि इस्लाम रिलीजन में है, कुरान में भी लिखा हुआ है। तो वही बताया गया कि कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में एक इंसिडेंट हुआ, और जो ऑथर है ना वो भी बेसिकली उडुपी डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं, उडुपी डिस्ट्रिक्ट के ही हैं। तो उन्होंने अपना होम टाउन की इंसिडेंट बताया कि व्हाट हैपेंड, कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है, और इस कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑब्जेक्ट किया और एंट्री रिफ्यूज कर दी कुछ मुस्लिम्स गर्ल्स को, क्योंकि वो हिजाब पहन के क्लास में एंटर कर रही थी, कॉलेज में एंटर कर रही थी। बट ये एक नेशनल न्यूज बन गई, एंड इट्स अबाउट कि आप कैसे रोक सकते हो कुछ लोगों को जो लोग अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहे हो। एंड इसके लिए जो मुस्लिम गर्ल्स थी जिनको रिस्ट्रिक्ट किया गया, वो अफर्म रही अपने यूनिफॉर्म पर, अपने हिजाब पर, कि हम हिजाब उतार के नहीं आ सकते क्योंकि हमारा हमारा बेसिकली ये रिलीजियस प्रैक्टिस है।
अब उसी चीज को लेकर ऑथर ने बहुत सारी बातें बताई और फिर यही चीज बोला कि देखो ओडीपी, उन्होंने फिर ओडीपी की तारीफ कर दी कि भाई देखा जाए तो ओडीपी में एक इंसिडेंट हुआ था। ओडीपी में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जब भी उनके ऊपर कोई सोशल इकोनॉमिकल और कोई भी ऑपरेशन होता है उनके ऊपर, देखो ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन मतलब अ, दबाना किसी को नेगेटिव वे में, तो तब हम लोग उसके लिए लड़ते हैं। तो एक इंसिडेंट की बात की गई कि कैसे एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था अपर कास्ट लोअर कास्ट में, कि लोअर कास्ट को एंटर नहीं करने जाता टेंपल के अंदर। सो कैसे एक पर्सन जो कि अफम रहा अपने, लोअर कास्ट का पर्सन कैसे अफम रहा अपनी बात पर, और उसने फाइनली मंदिर के दर्शन उसने किए। सो उसी चीज को लेकर है, और वो एक चलन भी बन गया कि जिस जगह से उस पर्सन ने, लोअर कास्ट के पर्सन ने दर्शन किए थे डाइटी के, लॉर्ड गॉड के, अ, अब एक ऐसा ट्रेडिशन बन चुका है, ऐसा कस्टम बन चुका है कि कोई भी टेंपल में एंटर करता है तो वो सबसे पहले दर्शन उसी विंडो से करता है, उसके बाद वो मेन गेट से एंटर करता है। सो दैट्स द थिंग कि ओडीपी की उन्होंने एक ओडीपी के लोगों के बारे में उन्होंने थोड़ी तारीफ करी है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑथर ने बोला कि देखो ओडीपी की बात करें तो ओडीपी का एक और बेसिकली एक और थोड़ा सा इंसिडेंट जुड़ा हुआ है, एंड वो भी रिलीजियस से रिलेटेड, एंड दैट्स अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अगर रिलीजन को लेकर कोई केस इंटरप्रेट किया था तो वो ओडीपी से ही रिलेटेड था। एंड द नेम ऑफ दैट केस इज, इट्स अबाउट द कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मेंद्र तीर्थ स्वामियार ऑफ श्री शिशुर मठ। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में शिशुर मठ केस बोला जाता है। एंड उस केस में 1954 में जो केस हुआ था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया था कि भाई जो इसेंशियल पार्ट होता है आपके रिलीजन का, इट कैन बी असर्टेन्ड फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ योर रिलीजन इटसेल्फ। मतलब सिंपल सी बात जो इस केस में फाइंड आउट करनी थी वो ये फाइंड आउट करनी थी कि भाई कि कौन सी प्रैक्टिस इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आएगी और किस प्रैक्टिस पे आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो और किन प्रैक्टिस पे नहीं लगा सकते। अब जैसे कि रिलीजियस प्रैक्टिस होती है आपकी कि जो शादी है हिंदू रिलीजन में वो 7 फेरे लिए जाएंगे, तो इट्स अ रिलीजियस प्रैक्टिस और इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, क्योंकि वो मानना है कि अगर जब तक आप 7 फेरे नहीं लोगे तो शादी पूरी नहीं मानी जाएगी। बट अब कोई अगर ऐसे बोले कि भैया हम इस्लाम रिलीजन में या किसी और रिलीजन में हम गर्ल को बाहर नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए, स्कूल नहीं भेज सकते, कॉलेज नहीं भेज सकते, दैट्स नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट का सिंपल सा यही कहना था कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को अगर पता करना है तो आप खुद रिलीजन के डॉक्ट्रिन में जाओ और वहां से आप अफर्म कर सकते हो, असर्टेन कर सकते हो कि विच प्रैक्टिस कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। और एसेंशियल, अब कभी भी कोई पूछा जाए ना कि 1954 में कौन सा केस था जिसने बात की गई थी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की, तो वो था कौन सा, शिशुर मठ केस। ठीक है, चलो अब ऑथर ने फिर बताया रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में। तो ऑथर का यही कहना है कि देखो रिलीजियस प्रैक्टिस पे बहुत बार डिस्कशन भी हुआ। सबसे पहला वो केस भी आया था, शिशुर केस भी आया था 1954 में, एंड उसी केस में यही बोला गया था कि भाई कि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ योर रिलीजन, डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर रिलीजन, एंड उसी से आप अफर्म कर सकते हो, सर्टेन कर सकते हो कि कौन सी प्रैक्टिस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं। बट जब भी हम हिजाब की बात करते हैं तो हिजाब इज अ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, रीजन बीइंग क्योंकि ऑलरेडी कुरान में चैप्टर 33 वर्स 59 में लिखा हुआ है कि जो वाइफ्स हैं, डॉटर्स हैं एंड वाइफ ऑफ द ट्रू बिलीवर्स हैं, उनको ऐसे गारमेंट्स पहनना चाहिए जब वो बाहर जाती हैं जिससे उनका हेड कवर हो। तो उसी चीज को लेकर ऑथर का यही कहना है कि दिस हिजाब, द वेयरिंग ऑफ हिजाब इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। सो जो विमेन है, जो मुस्लिम गर्ल है जिनको अलाउ नहीं किया गया यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, रीजन बीइंग क्योंकि हिजाब पहन के आ रही थी, तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है। अब फिर ऑथर ने बताया पॉसिबल फॉल आउट। तो इस चीज में उनका बेसिकली यही कहना है कि हुआ क्या, जब एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत उनका उनको उस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेप को जब लोगों ने क्रिटिसाइज किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सिंपल सी बात यही बोलती थी कि अब सारे बच्चों को जो ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है, वो ड्रेस कोड पहन के ही आना पड़ेगा। सो ये बताता है कि कैसे जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूनिफॉर्मिटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए और डाइवर्सिटी को नहीं दे रहा है।
है ना। तो ये गलत है, मतलब डाइवर्सिटी को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, नॉट ऑन द यूनिफॉर्मिटी। अब यूनिफॉर्मिटी का मतलब है यूनिफॉर्म से रिलेटेड उन्होंने ले रखा है, ठीक है। उन्होंने यही चीज बताई कि डाइवर्सिटी को ये लोग नहीं दे रहे। फिर एक बहुत प्यारा क्वेश्चन ऑथर ने यहाँ रेज किया, उन्होंने बोला कि आप हिजाब के बेसिस पर किसी पर्सन को, मुस्लिम गर्ल को आप एंटर नहीं करने दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी सिख को टर्बन के बेसिस पर, उसकी पगड़ी के बेसिस पर भी एंटर नहीं करने दोगे फ्यूचर में, क्योंकि सेम कॉन्स्टिट्यूट होता है। क्योंकि टर्बन पहनो, आप पगड़ी पहनो, कोई सिख अगर पगड़ी पहना है और मुस्लिम विमेन कोई हिजाब पहनी है तो सेम थिंग है ना। तो आप उसको भी एंटर नहीं करने दोगे, सिख पर्सन को भी एंटर नहीं करने दोगे अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन जो यहां ऑथर ने यहां पर रेज किया, दैट्स अबाउट कि क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं एजुकेशन को डिनाई कर सकते हैं टू द स्टूडेंट्स एज दे हैव वायलेटेड द यूनिफॉर्म कोड। उसी चीज को लेकर यहां पर ऑथर ने दो क्वेश्चन रेज किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किए। ओके, फिर बाकी ऑथर ने फिर एक और बताया कि सिशर मठ के बाद एक और केस हुआ था 1957 में, दैट्स अबाउट दी श्री वेंकटरमयना देवरू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। एंड उसमें यही बोला गया था कि क्या हम किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को या कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर सकते हैं टेम्पल में एंटर करने से, जिसमें सिंपल सी बात कोर्ट ने बोली थी कि देखो द राइट ऑफ डिनोमिनेशन जो कि है कि आप होली एक्सक्लूड करते हो मेंबर ऑफ अ पब्लिक को या एक कम्युनिटी को, तो वो फंडामेंटल राइट को क्लैशेस हो रहे हैं। एक आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 में क्लैशेस किए जा रहे हैं। बट हाँ, आप ये कर सकते हो कि कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस परफॉर्म नहीं कर सकते। अब जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि टेम्पल में जो अपर कास्ट है या ब्राह्मण्स हैं वही पूजा करेंगे और अदर कास्ट के लोग पूजा नहीं करेंगे, तो दैट कैन बी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, और उसमें आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, दैट कैन बी वैलिड रिस्ट्रिक्शंस, उसमें फंडामेंटल राइट क्लैशेस नहीं हो रहे। बट आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही टेंपल में एंटर करेंगे, लोअर कास्ट के लोग टेंपल में एंटर नहीं कर सकते, तो वो डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा और फंडामेंटल राइट के क्लैशेस होंगे। और जब क्लैश होते हैं फंडामेंटल राइट के, तो वो चीज कभी भी अपहेल्ड नहीं करी जाती। यही चीज ऑथर का कहना है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दैट इज अबाउट इंडियाज रिटर्न टू सेंट्रल एशिया। सो अब हुआ क्या, तो बता रहे हैं कि अभी रिसेंटली सेंट्रल एशियन समिट हुई थी, जिसमें हमारे 5 सेंट्रल एशियन नेशंस और इंडिया उसमें होस्ट कंट्री था। एंड एक एक बहुत बहुत देखा जाए तो इंडिया के लिए जियो पॉलिटिकली और जियो इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब कैसे, तो सबसे पहले बताया गया कि इंडिया क्यों झुक रहा है सेंट्रल एशियन नेशंस की तरफ। पहले तो कभी इतना नहीं झुका, चाहे हम मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में देखें, चाहे हम आपका अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में देखें या इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में देखें, सेंट्रल एशियन नेशन से हमारे कभी इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे ही नहीं, ना अभी भी हैं, बट अब बनाने के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। अब इसका रीजन ये है कि देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट ड्राइविंग फैक्टर जो है, दैट्स अबाउट द ग्रेट पावर डायनेमिक है वहां पर। कैसे समझ में आएगा, देखो अब देखा जाए तो अमेरिका का जो प्रेजेंस है और जो पावर है इन दिस सेंट्रल एशियन रीजन, वो डिक्लाइन पे आ गया, क्योंकि वो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिए। और जैसे ही वो अफगानिस्तान से विड्रॉ किए तो एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि सेंट्रल एशियन रीजन में पहले तो यूएसए था, लेकिन अब कोई नहीं है, कोई मेजर पावर नहीं है, तो जिसके चलते वो जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको चाइना और रशिया फिलअप कर रहे हैं। चाइना डोमिनेट करता है जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप में और रशिया डोमिनेट करता है इन दी पॉलिटिकल मिलिट्री डोमिनेंस में। अब देखा जाए तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम लोग ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, एंड फ्रॉम दी वर्ल्ड पर्सपेक्टिव ऑल्सो और एथिकल पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कि हमें बेसिकली उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री में इन्वॉल्व नहीं होना है, हमें उनके जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप में इन्वॉल्व होना है, जो कि रशिया फिलअप कर रहा है। और इसी के लिए इंडिया जो है एक एक अफेक्टेड पार्टी है इन दी सेंट्रल एशियन नेशंस, क्योंकि चाइना उसके बहुत करीब आते जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि चाइना इस रिलेशंस का मिसयूज करे इंडिया के अगेंस्ट। अब ये चीज बताई गई। अब दूसरा है फोकस ऑन अफगानिस्तान, कि देखो पहले क्या था, पहले तो सिविलियन गवर्नमेंट थी, यूएसए का प्रेजेंस था, बट अब क्या हुआ, अब दोनों नहीं है, अब तालिबान आ गया। तो पहले इंडिया के साथ रिलेशंस बनाना अफगानिस्तान के साथ बहुत इजी था, इतना हार्डशिप नहीं होती थी, इवन दो पाकिस्तान बहुत अपोज करता था इस चीज का। बट नाउ व्हाट हैपनिंग इज कि अब तालिबान आ गया, अब तालिबान को तो सपोर्ट करता नहीं है,
क्योंकि चाइना ने वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनाई थी। लेकिन वहीं हम पाकिस्तान की बात करें, वहीं हम चाइना की बात करें, तो उन्होंने तालिबान का वेलकम किया था, है ना? तो अब हो सकता है कि हमें अफगानिस्तान में अगर कोई चीज होती है तो इंडिया पे भी अफेक्ट करेगा। और बॉर्डर एरिया लगता नहीं है चाइना के साथ, इंडिया के साथ, सेंट्रल एशियन रीजन में। तो अगर चाइना सेंट्रल एशियन नेशंस पे अपना पूरा एक तरीके से डोमिनेंस क्रिएट कर लेगा, तो हम अफगानिस्तान की सिचुएशन कभी जान ही नहीं पाएंगे, किसी भी रीजन से नहीं जान पाएंगे। तो वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है कि हम सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ हमें अच्छे रिलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे कि जिससे हम अफगानिस्तान पे फोकस कर सकें, है ना? ये चीज बताई गई। फिर अब उन्होंने बताया कि देखो चैलेंजेस भी हैं, देखो फायदे भी तो हैं, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ रिलेशंस बनाने बिल्डअप करने में हमें कोई नुकसान है, सॉरी हमें हमें कोई फायदा नहीं है, फायदे हैं, बट चैलेंजेस भी हैं। अब वो चैलेंज क्या है? चाइना है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भाई इंडिया बॉर्डर टच नहीं करता किसी भी सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ, लेकिन चाइना करता है। तो चाइना के लिए ईजी है, चाइना का ट्रेड ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंडिया और सेंट्रल एशियन नेशंस के ट्रेड के बीच में, बहुत ट्रेड ज्यादा है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है, चाइना। दूसरा ये क्या है? दूसरा है ईरान। अब ईरान इसी वजह से है कि देखो इंडिया कनेक्ट तो कर सकता है, इंडिया डायरेक्टली ऐसे जा नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान पड़ेगा, फिर आपका अफगानिस्तान पड़ेगा, फिर आपका सेंट्रल एशियन नेशंस पड़ेंगे। तो इंडिया क्या करता है कि इंडिया ने क्या सोचा कि भाई हम लोग पहले सी रूट के थ्रू चाबार पोर्ट जाएंगे, चाबार पोर्ट से हम ईरान पहुंचेंगे, ईरान के फिर लैंड से रूट से हम लोग सेंट्रल एशियन रीजन में घुस जाएंगे। वो बिल्कुल सही रास्ता है और वही हमारे पास एक वाइबल ऑप्शन है। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि अगर ईरान में हम लोग चाबार पोर्ट बिल्डअप करते हैं तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बीच में खटास आ सकती है, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। तो अभी ऑलरेडी हम लोग चाइना को काउंटर कर रहे हैं, फिर आगे चल के हमें यूएस के साथ काउंटर ना करना पड़े। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। एंड फाइनली जो ऑथर का यही कहना है, तो यही कहना है कि सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ जो इंडिया का कमिटमेंट है, क्या इंडिया वो फुलफिल कर पाएगी? ये सबसे बड़ा इंडिया के लिए चैलेंज रहेगा। दीज आर दी थ्री मेजर चैलेंजेस जो कि इंडिया को फेस करने पड़ेंगे टू बिल्ड अप द रिलेशंस विद द सेंट्रल एशियन नेशंस। Towards the next editorial, that's about the a new form of untouchability. So it's about कि अभी छत्तीसगढ़ में एक वीडियो वायरल हुआ था एंड उस वीडियो में यही बोला गया था कि हमें मुस्लिम्स को बॉयकॉट करना है, हमें इस्लाम रिलीजन के जो लोग हैं जो फॉलो करते हैं उनको हमें बॉयकॉट करना है फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक स्कीम्स, मतलब इकोनॉमिकली बॉयकॉट करना है उनको। जैसे कि अगर कोई मुस्लिम फैमिली बिजनेस कर रही है तो हमें उनको सपोर्ट नहीं करना है। ये चीज हुआ था। तो ये बताता है कि देखा जाए तो ये इंसिडेंट जो हुआ विश्व हिंदू परिषद की वजह से हुआ, एंड दिस इज अ इमरजेंस ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है? एंड विच इज बीन गाइडेड बाय दिस पॉलिटिकल एंड सॉरी पॉलिटिकल इंपैरेटिव पे हम लोग इसको ये एक नई फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी इवॉल्व हुई है, नॉट ऑन दी रिलीजन डिक्टैक्ट्स। मतलब रिलीजन के बेस पे नहीं किया गया, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है ये कि छत्तीसगढ़ में हम बीजेपी का डोमिनेंस क्रिएट हो जाए, आरएसएस का डोमिनेंस क्रिएट हो, हिंदुत्व फिर से एक रिवाइव हो जाए, हिंदुत्व वाला कॉन्सेप्ट आ जाए। उस चीज को लेकर ऑथर ने बताया। तो ऑथर का फिर यही कहना है कि देखो हम बात करें तो अनटचेबिलिटी बहुत सारे तरीके की होती है, बट जो कॉमन फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी है वो यही है कि आप सोशो और इकोनॉमिक बॉयकॉट कर दो दलित के ऊपर, है ना? अब जैसे कि आप सोशो इकोनॉमिक बॉयकॉट का मतलब यही है कि भाई आप उनको बराबरी पे ना बिठाओ, आप उनको इकोनॉमिक वैल्यू ना दो। तो ये सारी चीजें, लेकिन यही कहना है और बी आर अम्बेडकर का भी यही कहना था। उनका यही कहना था कि जैसे कि हो गया कलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन, डिस एम्पावरमेंट, तो ये दिस इज ऑल्सो आपका अनटचेबिलिटी। बट देखा जाए तो अनटचेबिलिटी होती क्यों है, हम लोग क्यों बॉयकॉट करते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कास्ट को? उसका ये रीजन है, दीज आर टू मेन रीजन। पहला कि हम अ, उन्होंने एग्जाम्पल दिया दलित के पर्सपेक्टिव से कि दलित के साथ हम लोग अनटचेबिलिटी क्यों करते हैं। पहला क्योंकि दलित कंस्टिट्यूट्स माइनॉरिटी इन पर्सपेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन इन दिस इन मेनी विलेजेस, जिसके चलते दलित माइनॉरिटीज में आते हैं, जिसके चलते वो अपनी पावर शो अप नहीं कर पाते और अपर कास्ट का अपर हैंड होता है। दूसरा जो मेन रीजन है वो यही है कि हम उनको इकोनॉमिकली वीकर बनाते हैं। वो इकोनॉमिकली वीकर है तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग आपके, हम उनको बॉयकॉट करते हैं, हम उनको इतना भाव नहीं देते। तो देख अब ये बताया कि सोशल बॉयकॉट मतलब कि माइनॉरिटी में है तो हम उनको एक तरीके से अपने साथ बराबरी का नहीं समझते,
है ना। दूसरा क्या है, हम उनको इकोनॉमिकली वीकर बनाते हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक बॉयकॉट इंडिया में बहुत चलता है। उसी चीज को लेकर ऑथर ने यही बताया कि हाँ, इंडिया में फिर बहुत लॉज भी आए। इंडिया में दो लॉज एग्जिस्ट भी करते हैं जो कि अनटचेबिलिटी को क्रिमिनलाइज करते हैं। तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 17 है जो कि अनटचेबिलिटी को क्रिमिनलाइज, अनटचेबिलिटी को बोलता है कि अनटचेबिलिटी जो है वो इट्स ब्रीचिंग दी फंडामेंटल राइट, अगर आप किसी का अनटचेबिलिटी करते हो। सो उसके ऊपर डिफरेंट बातें की गई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंजर्वेटिव लोग थे वो यही थे, उनका कहना यही था कि अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन जो है आर्टिकल 17 में कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए सोशो इकोनॉमिक बॉयकॉट तक, मतलब सिर्फ कास्ट तक। लेकिन जो थोड़े से प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले थे उनका कहना था कि देखो, अनटचेबिलिटी सारे फॉर्म्स की जोड़नी चाहिए। बट वो ऐसा हो नहीं पाया। कुछ हद तक प्रोग्रेसिव वालों की बात मानी गई, बट कंजर्वेटिव लोग भी अड़े रहे, तो उनकी पूरे तरीके से जो प्रोग्रेसिव लोग थे वो उनकी बात नहीं लिखी जा सकी, क्लियर डेफिनेशन नहीं मिल सकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसी चीज को लेकर इंडिया में दो लॉज भी बने। पहला लॉज था क्या, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। और दूसरा क्या है, 2016 में जो महाराष्ट्र एक्ट बना हुआ है, दैट्स महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2006। तो इंडिया में दो लॉज हैं जो कि अनटचेबिलिटी को क्रिमिनलाइज करते हैं। दीज आर द टू लॉस, ये लिख लेना। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल यूज, सो निर्मला सीतारमन, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैव स्टेटेड दैट कि हम लोग अभी चाहते हैं कि एविएशन फ्लू जो है उसको भी जीएसटी के रिजीम में इंक्लूड कर दिया जाए। देयर आर सर्टेन एंटिटीज जो कि अभी जीएसटी रिजीम में नहीं आती, जैसे कि टोबैको हुआ, जैसे कि पेट्रोल डीजल हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हुए, तो ये नहीं आते। और वैसे ही एविएशन फ्लू जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आता है, नहीं है, तो एविएशन फ्लू को भी जीएसटी रिजीम में इंक्लूड करने की बात निर्मला सीतारमन ने कही है। श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर जी.एल. पेरिस, तो वो अभी इंडिया विजिट पे आएंगे, उनकी फर्स्ट विजिट होगी इंडिया में, और वो इंडिया के काउंटर पार्ट एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। और जो मेन मुद्दा होगा बात करने का वो यही होगा फिशर्स को लेकर, कि इंडियन फिशरमैन को बहुत अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो डीप सी ट्रॉलर्स यूज करते हैं और श्रीलंकन फिशरमैन को बहुत नुकसान होता है। इवन हमने संडे के पेपर में पढ़ा भी था कि जफाना जो कि श्रीलंका में है, उधर बहुत प्रोटेस्ट किया गया बाय द श्रीलंकन फिशरमैन अगेंस्ट द इंडियन फिशरमैन। मूविंग फर्दर, सो अभी एक केस सुना जा रहा है, वन मीडिया केस, जो कि केरला का केस है। अब उस केस में हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने एक टीवी प्रोग्राम को पब्लिक नहीं होने दिया था, एंड उस गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, एंड गवर्नमेंट ने रीजन दिया था कि ये नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हम लोग इसको पब्लिक नहीं होने दे रहे हैं। अब इसी चीज को लेकर केस बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट जो क्वेश्चन अब जो सुनने वाली है वो यही सुनने वाली है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर जुडिशियल रिव्यू की पावर को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि नहीं, और कितना किया जा सकता। तो उसी बैलेंस को अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो वन मीडिया केस में बनाएगी और अपनी फाइंडिंग्स देगी। अच्छा, यहाँ चिलिंग इफेक्ट भी बताया। तो चिलिंग इफेक्ट इज समथिंग कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाओ बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ रिपरकशन। मतलब रिपरकशन का मतलब कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो क्योंकि हो सकता है उस स्पीच और उस एक्सप्रेशन से कुछ अनएथिकल एक्ट्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे एक्ट्स हो सकते हैं जो कि लोगों के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए अच्छा ना हो। मूविंग फर्दर, सो पार्लियामेंट्री पैनल ने एक ऑब्जेक्शन रेज किया। उनका यही कहना है कि देखो, हर जैसे ट्रेन का कोड होता है ना, जैसे भोपाल का कोड है BHL, तो भोपाल के स्टेशन का कोड है, तो वैसे एयरपोर्ट के भी कोड होते हैं। तो गया एयरपोर्ट का जो कोड है वो GAY है, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंडेशन दी है कि GAY का जो एयरपोर्ट कोड है गया का, उसको चेंज करके YAG कर देना चाहिए, बिकॉज GAY कैन बी ऑब्जेक्शनेबल। मूविंग फर्दर, सो ग्रीन बॉन्ड्स, अब हमें यही पढ़ना, व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स। सबसे पहले अपन बॉन्ड समझते हैं, बॉन्ड्स होते क्या हैं। तो बॉन्ड इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट, लीगल फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट, जो कि इन्वेस्टर्स देता है टू दी बोरोवर्स। जैसे कि होता क्या है, जैसे कि आप कंपनी है, कंपनी होती है गवर्नमेंट, ये बॉन्ड्स इशू करते हैं। आपने ऐसा, बॉन्ड्स का मतलब होता है टाइप ऑफ शेयर्स। आप शेयर समझते हो, शेयर्स समझ जाओ, जैसे आप एक कंपनी के शेयर खरीदते हो पैसा देकर, है ना। लेकिन अब बॉन्ड्स में क्या होता है कि कंपनी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स देती है, इन बॉन्ड्स का जो है वैल्यू बढ़ती जाती है, इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, ठीक है। अभी एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट लगा रहता है कि भाई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट के साथ साथ बढ़ता जाएगा बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो कि मार्केट ड्रिवन होते हैं,
मार्केट पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो बॉन्ड इन समथिंग जो कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करो। मैं जैसे कि मुझे रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख करोड़ रुपए, तो वो 1 लाख करोड़ रुपए के मुझे क्या मिल जाएंगे? बॉन्ड्स मिल जाएंगे। रिलायंस कंपनी बॉन्ड्स दे देगी, भाई ये बॉन्ड बॉन्ड है, आप इसको बेच सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, ये चीज है। अब ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है? ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब ऐसे बॉन्ड्स जिसमें आप पैसा तो दो, मतलब जैसे कंपनी है, इफ आई एम सीकिंग एन इन्वेस्टमेंट, मैं इन्वेस्टमेंट सीख कर रहा हूं, तो मैं बॉन्ड इशू करूंगा जो मुझे पैसा देगा, उस पर्सन के लिए बॉन्ड इशू कर दूंगा मैं। ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब है ऐसे बॉन्ड्स जिसमें जो इन्वेस्टर है वो उसी कंपनी में पैसा लगा सकता है जिसमें आप इन्वायरमेंट या इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट करना हो। मतलब जैसे कि मान के चलो मैं रिलायंस कंपनी हूं, और रिलायंस कंपनी जो है अब सोलर पैनल लगवाने वाली है, मतलब मैं इन्वायरमेंटल या आपके इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल फंक्शन कर रहा हूं, उसके बेनिफिट के लिए फंक्शन कर रहा हूं, तो ग्रीन बॉन्ड्स इस केस में इशू हो पाएंगे, स्पेसिफिकली इस केस में। अगर कोई कंपनी या गवर्नमेंट इकोलॉजिकल एनवायरमेंट इन्वेस्टमेंट सीख कर रही हो, तभी ग्रीन बॉन्ड्स इशू होंगे। मूविंग फर्दर, अच्छा ये पूरा पेज डेडिकेटेड है टू दी लता मंगेशकर। तो मतलब डिपेंड करता है, बट हाँ ये वाला सेक्शन जरूर पढ़ लेना, मेलोडी क्वीन, एंड कुछ कुछ जो चीजें हैं वो स्पेसिफिकली नोट डाउन करते जाना। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, तो ये पूरा का पूरा आपका नेशनल पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, बिल्कुल नहीं पढ़िएगा। ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो यूएस के जो आपके यूएस के जो 2 ऑफिशियल्स हैं, उनका यही कहना है कि रशिया जो है वो 70% रेडी हो चुका है कॉम्बैट, 70% कॉम्बैट रेडी हो चुका है। मतलब विद इन अ डेज और विद इन अ वीक्स वो यूक्रेन पर इन्वेट कर देगा, ये यूएस ने निकाला है। और यूएस की जो फाइंडिंग्स होती हैं वो गलत भी होती हैं, बट रिसेंटली उनकी एक फाइंडिंग थी कि तालिबान कैप्चर कर लेगा अफगानिस्तान को, वो सही निकली थी उनकी बात। ठीक है, मूविंग फर्दर, क्वीन एलिजाबेथ टू, उनके 70 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उनके राइन के 70 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऑन 6 फरवरी 1952 को उन्होंने उनको क्वीन बनाया गया था, है ना, एंड मोनार्क बनाया गया था। अब आफ्टर द फादर, आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर किंग जॉर्ज 6, तो तब से वो रूल कर रही हैं। एंड उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो प्रिंस चार्ल्स की वाइफ है प्रिंस कैमिला, उनको बेसिकली क्वीन कॉन्सर्ट दे दिया जाए। क्वीन कॉन्सर्ट का मतलब होता है कि अब फ्रॉम दैट डे उनको, फ्रॉम दिस डे अब उनको क्वीन बुलाया जाएगा, है ना, आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ टू। आज मंडे है तो आज बिजनेस न्यूज़ तो नहीं आती है, एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट्स अबाउट थी कि इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है। सो अब कुछ कुछ चीज़ें याद करनी है। पहली बात कि कौन सा एडिशन था ये वर्ल्ड कप का, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इंडिया ने लास्ट टाइम, मतलब इंडिया का कौन सा नंबर ऑफ टाइटल है, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। ठीक है, एंड हु इज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड प्लेयर ऑफ द मैच, ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना, और कैप्टन कौन था। So that's all for today's newspaper. हम लोग कल फिर मिलेंगे with some interesting news and interesting current affairs. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय बाय गाइस।